हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक। हम लोगों की यहां पर क्लास 12 NCERT ज्योग्राफी की किताब मानव भूगोल के मूल सिद्धांत चल रही है। आज आपका यहां पर अध्याय 8वां है। यहां पर हम लोग परिवहन एवं संचार के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं हमें क्या क्या डिस्कस करना है। यहाँ पर आज के अध्याय में हम लोग परिवहन और संचार को पढ़ेंगे। परिवहन और संचार को हम पहले भी पढ़ चुके हैं और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि परिवहन और संचार एक सेवा क्षेत्र का उद्योग है, अर्थात ये तृतीय क्रियाकलाप में आता है। वर्तमान दुनिया की बात करें तो वर्तमान दुनिया परिवहन और संचार पर टिकी हुई है। परिवहन और संचार वर्तमान समय की विकास की बैकबोन है। अगर वर्तमान समय में परिवहन और संचार नहीं होगा तो दुनिया में जो आप गत्यात्मकता देख रहे हैं वो गत्यात्मकता भी नहीं होगी। जैसे हमारे उपभोग के लिए जो भी हमें सामान चाहिए होता है, चाहे वो अनाज हो, चाहे आपके अन्य जो प्रसाधन हो, उन सब का सामान हो, वो समय परिवहन से प्राप्त होता है। तो परिवहन जो है न केवल आपकी बुनियादी जरूरतों को पूरा करता है बल्कि उद्योग धंधों को भी संचालित करता है। तो परिवहन, संचार और व्यापार जो है ये उत्पादन केंद्रों और उपभोग केंद्रों को आपस में जोड़ते हैं। प्रत्येक प्रदेश उन्हीं वस्तुओं का उत्पादन करता है जिसके लिए वहाँ आदर्श दशाएं उपलब्ध होती हैं। जैसा कि अगर भारत के संदर्भ में देखें तो भारत में राजस्थान में, यूपी में या बिहार में सेब की खेती नहीं होती है। सेब कहाँ पर होते हैं? ठंडे स्थानों पर। हिमाचल प्रदेश में खेती होती है, जम्मू कश्मीर में खेती होती है। तो हम जम्मू कश्मीर या फिर हिमाचल प्रदेश से सेबों का आयात करते हैं। तो यहाँ पर वही चीज़ बताई गई है कि प्रत्येक जो वस्तु है वो उसी जगह पर उपलब्ध होती है जहाँ पर उसके उगने के लिए आदर्श दशाएं होती हैं, जहाँ पर उसके बनने के लिए आदर्श दशाएं होती हैं। तो ऐसी वस्तुओं का जो व्यापार या विनिमय है ये परिवहन और संचार पर निर्भर करता है। प्रारंभिक अवस्था में परिवहन और संचार के जो साधन थे वो एक ही थे, लेकिन समय के साथ साथ जैसे जैसे तकनीकी प्रगति होती गई है संचार के साधन परिवहन से मुक्त होते गए हैं। यहाँ पर परिवहन की परिभाषा बताई गई है कि परिवहन व्यक्तियों और वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक वहन करने की सेवा या सुविधा को कहते हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार के साधनों का प्रयोग किया जाता है। परिवहन में हम न केवल वस्तुओं को वहित कर रहे हैं बल्कि यहाँ पर लोगों को भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचा रहे हैं और इसके लिए हम विभिन्न प्रकार के साधनों का इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे कि आप मानव स्वयं साधन है अपने आप में, इसके अलावा जो भी साइकिल, कार, मोटरसाइकिल, हवाई जहाज, रेलगाड़ी, ये सब क्या साधन ही तो हैं। परिवहन जो है एक संगठित सेवा उद्योग है। संगठित का मतलब क्या है कि एक प्रॉपर इसकी संरचना है। जैसे बताया गया है यहाँ पर कि इसके अंतर्गत परिवहन मार्गों, लोगों और वस्तुओं के वहन हेतु गाड़ियों, मार्गों के रखरखाव और लदान की यहाँ पर व्यवस्था इसमें है। उतराव और वितरण का निपटान करने के लिए संस्थाओं का समावेश किया जाता है, यानी इसका एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर है। इसी वजह से इसे संगठित सेवा उद्योग कहा जाता है। प्रत्येक देश ने प्रतिरक्षा उद्देश्यों के लिए विभिन्न प्रकार से परिवहन का विकास किया है। देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हर देश ये चाहता है कि उसकी सीमाएं सुरक्षित रहें। अगर सीमाएं सुरक्षित रहेंगी तो बाहर से जो घुसपैठी हैं वो देश में घुस नहीं पाएंगे और देश के विकास को वो लोग नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। तो ऐसे देश का विकास भी बढ़ता चला जाएगा। तो हमारे यहाँ पर भारत में जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है, ब्रो जिसको कहा जाता है, वो सीमावर्ती सड़कों का निर्माण करता है ताकि सेना की जो आवाजाही है वो आसानी से हो सके और सेना तक रसद वगैरह, हथियार वगैरह भी आसानी से पहुंचाए जा सकें। अनेक स्थान जिन्हें परस्पर मार्गों की श्रेणियों द्वारा जोड़ दिए जाने पर जिस प्रारूप का निर्माण होता है उसे परिवहन जाल कहते हैं। आसान शब्दों में कि जब सड़कें आपस में जुड़ जाती हैं तो परिवहन जाल का निर्माण होता है। आगे यहां पर परिवहन की विधाएं बताई गई हैं, यानी मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। देखिए, विश्व परिवहन की 4 विधाएं हैं और ये काफ़ी ज़्यादा प्रचलन में है। इसमें एक तो स्थल है, जल है, वायु है और पाइपलाइन है। सबसे पहले बात करते हैं स्थल परिवहन की। तो स्थल परिवहन जो है ये आरंभिक, जब मानव का उद्भव हुआ है उसी समय से हो रहा है। तो आरंभिक दिनों में मानव जो थे वो स्वयं भाग थे, क्योंकि आरंभिक दिनों में कोई अन्य साधन तो था नहीं। तो मानव जो है अपने हाथों से या अपने सर पर सामान रखकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते थे। बाद के वर्षों में जो है पशुओं का उपयोग बोझा ढोने के लिए किया जाने लगा है। उसके बाद फिर पहिए का आविष्कार हुआ है। तो पहिए के आविष्कार के साथ गाड़ियों और माल डिब्बों का प्रयोग महत्वपूर्ण हो गया है। अब देखिए, इसके बाद परिवहन में जो क्रांति आई है वो 18वीं शताब्दी में भाप के इंजन के आविष्कार के बाद आई है। भाप के इंजन का आविष्कार जो है 1698 ईस्वी में थॉमस सेवरी ने किया था। इसके बाद यहाँ पे ये बताया गया है कि प्रथम सार्वजनिक रेल मार्ग 1825 ईस्वी में उत्तरी इंग्लैंड के स्टॉकटन और डर्लिंगटन स्थानों के मध्य प्रारंभ हुआ था। देखिए, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और पूछा भी गया है कि पहली बार रेल मार्ग या पहली रेल किस स्थान से किस स्थान के बीच में चलाई गई, तो कब चलाई गई थी? तो 1825 में इंग्लैंड के स्टॉकटन और डर्लिंगटन स्थानों के बीच में ये रेल चलाई गई थी। इसके बाद यहाँ पर अंतर्धन इंजन के बारे में बताया गया है। अंतर्धन इंजन के आविष्कार ने सड़कों की गुणवत्ता और उन पर चलने वाले वाहनों के संदर्भ में सड़क परिवहन में क्रांति ला दी है। तो देखिए, यहाँ पर अंतर्धन इंजन को जान लीजिए।
भाप के इंजन को अगर आपने नहीं देखा है तो वीडियो वगैरह आप देख लीजिए यूट्यूब पर। भाप के इंजन में क्या होता है कि एक तरफ तो आग जलाई जाती है, आग से जो है पानी गर्म होता है और पानी की जो भाप निकलती है वो एक टैंक में स्टोर कर ली जाती है और उस भाप से जो है फिर इंजन को या फिर जो भी मशीनरी होती है उसको घुमाया जाता है। तो ये भाप इंजन ऐसे काम करता है, यानी इसमें आग जो है बाहर की तरफ जलाई जाती है। जबकि जो अंतर्दहन इंजन है, आपके वर्तमान समय के जो आप बाइक कार जो भी चला रहे हैं, ट्रक वगैरह, उन सबके इंजन अंतर्दहन इंजन है। वहां पर जो फ्यूल की इग्निशन होती है, फ्यूल को जलाया जाता है, वो इंजन के अंदर ही जलाया जाता है, उसको आप देख नहीं सकते हैं, केवल आप बाद में जो अवशेष बचते हैं धुआं के रूप में उन्हें ही आप देख पाते हैं। तो बाइक में या फिर आपकी जो भी अभी वर्तमान में इंजन है उन सब में अंतर्दहन इंजन ही है, यानी उसमें फ्यूल को जो है, यानी उसमें तेल को जो है अंदर ही अंदर जलाया जाता है। स्थल परिवहन के अंतर्गत नवीनतम विकास के रूप में पाइपलाइनों, राजमार्गों और तारमार्गों को रखा जाता है। यानी कि स्थल परिवहन में ही आपके पाइपलाइन आ जाते हैं, यानी आपके जो आपकी पाइपलाइन है वो आ जाते हैं, राजमार्ग आ जाते हैं, हाईवे आ जाते हैं, और तारमार्ग यानी रोपवे, तो रोपवे भी इसी के अंतर्गत आते हैं। तरल पदार्थ जैसे खनिज तेल, जल, अवमल और नाली मल का परिवहन पाइपलाइनों के द्वारा किया जाता है। यहाँ पर मानव कुली के बारे में बताया गया कि आज भी दुनिया के कुछ ऐसे हिस्से हैं जहाँ पर मानव का कुली के रूप में इस्तेमाल होता है। आज भी जो है मानव जो है सामान का वहन करता है, सामान को पहुँचाता है, मानव आज भी वाहक है। तो सामान्यतः मानव कुली बोझा ढोने वाले पशु परिवहन के सर्वाधिक खर्चीले साधन हैं, जबकि बड़े मालवाही सस्ते पड़ते हैं। देखिए मानव श्रम वाकई में आप जानते हैं कि मानव पर बहुत ज़्यादा उतना ज़्यादा श्रम नहीं हो सकता जितना मशीनरी कर लेंगे, जितना अन्य साधन कर लेंगे। तो आज भी आप देखेंगे दुनिया भर के विभिन्न देशों में जो मानव कुलियाँ बोझा ढो रहे हैं। भारत और चीन के सघन बसे जिलों में आज भी मानव कुलियों और मनुष्य के द्वारा खींची जाने वाली गाड़ियों से होने वाले स्थल परिवहन का प्रचलन है। जैसे भारत का जो वेस्ट बंगाल प्रांत है उसमें कोलकाता अगर आप देखेंगे तो कोलकाता में आज भी इस तरह के रिक्शे आपको देखने को मिलेंगे जहाँ पर लोग इन रिक्शों को खींचते हैं। यहाँ पर कोई ये साइकिल टाइप रिक्शा नहीं होता है, बल्कि यहाँ पर लोग स्वयं इस रिक्शे को खींचते हैं। बोझा ढोने वाले पशु, यहाँ पर कुछ बोझा ढोने वाले जो पशु उनके बारे में बताया गया है। जैसे देखिए घोड़ों का प्रयोग जो है ये पश्चिमी देशों में भी भारवाही पशुओं के रूप में किया जाता है। इसके अलावा कुत्तों और रेंडियर का जो रेंडियर है इनका प्रयोग उत्तरी अमेरिका, उत्तरी यूरोप और साइबेरिया के जो हिमाच्छादित मैदान हैं इसमें स्लेज को खींचने के लिए किया जाता है। स्लेज जो है बर्फ पर फिसलने वाली गाड़ी होती है, तो उसको जो है कुत्तों के जरिए या रेंडियर की मदद से खींचा जाता है। पर्वतीय प्रदेशों में खच्चरों, जबकि रेगिस्तानी क्षेत्रों में या मरुस्थलीय क्षेत्रों में ऊंटों का प्रयोग किया जाता है। भारत में जो है बैलों का प्रयोग छकड़ों को खींचने में किया जाता है। छकड़े मतलब बैलगाड़ी को खींचने में आज भी बैलों का प्रयोग होता है। अब देखिए स्थल परिवहन में सबसे पहले आ जाती हैं सड़कें। सड़कें जो हैं कम दूरी और एक घर से दूसरे घर तक सेवाएं प्रदान करने में सड़क परिवहन जो बहुत ज़्यादा सस्ता और तीव्रगामी है। सड़क की सबसे अच्छी बात क्या है कि ये कम लागत की है, कम दूरी तक बनाई जा सकती है और इससे इंडिविजुअल पर्सन के घर तक पहुंचा जा सकता है, जबकि रेलवे लाइन के साथ नहीं है। रेलवे लाइन में क्या है कि हम एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म बनाएंगे, वहीं से लोग चढ़ेंगे उतरेंगे, वहीं से माल जो है चढ़ेगा उतरेगा, जबकि सड़कें जो घर घर तक बनाई जा सकती हैं। सड़कों में भी कच्ची सड़कें और पक्की सड़कें होती हैं। पक्की सड़कें जो होती हैं 12 मासी होती हैं, जबकि कच्ची सड़कें जो होती हैं निर्माण की दृष्टि से सरल होती हैं और ये सभी ऋतुओं में प्रभावी नहीं होती हैं, यानी वर्षा ऋतु में यहाँ पर निकलना इसमें दूभर हो जाता है। विकसित और विकासशील देशों में सड़कों की गुणवत्ता में पर्याप्त अंतर पाया जाता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं विकसित देशों में सड़कों पर बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत ज़्यादा खर्च किया जाता है, जबकि विकासशील देशों में अभी भी सड़क परिवहन पर बहुत ज़्यादा जोर नहीं दिया गया है, क्योंकि सड़कों के निर्माण और उनके रखरखाव पर भारी खर्च आता है। विश्व की कुल मोटर वाहन चलाने योग्य सड़कों की जो लंबाई है ये मात्र 150 लाख किलोमीटर है। देखिए अभी भी NCERT ने लगभग 7 या 8 साल पुराना जो डेटा वही दिया है, हालांकि अभी तक नवीनतम डेटा नहीं आया है। तो यही डेटा आप ध्यान रखें कि अभी वर्तमान में जो विश्व की जो कुल मोटर वाहन योग चलाने वाली सड़कें हैं, चलने वाली सड़कें हैं, उनकी लंबाई कितनी है? 150 लाख किलोमीटर है, जिसका 33% हिस्सा जो है अकेले उत्तरी अमेरिका में, लगभग 50 लाख किलोमीटर सड़कें जो है केवल उत्तरी अमेरिका में हैं। सर्वाधिक सड़क घनत्व जो है और सबसे अधिक वाहनों की जो संख्या है ये पश्चिमी यूरोप की तुलना में इसी महाद्वीप में पाई जाती है। इस सबसे ज़्यादा सड़कों का घनत्व और सबसे ज़्यादा वाहनों की जो संख्या है वो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में ही पाई जाती है। अब जैसे आपने देखा होगा कई जगह पर सड़कें जो है ढंग की नहीं है, या फिर सड़कों का जो जाल है प्रॉपर तरीके से नहीं है और वहाँ पर जनसंख्या का दबाव बहुत ज़्यादा है। जब सड़क तंत्र यातायात की जरूरतों के अनुरूप विकसित ना हो पाए तो सड़कों पर संकुलन बढ़ जाते हैं, दबाव बढ़ जाता है। नगरों की सड़कों पर दीर्घकालीन संकुलता पाई जाती है, क्योंकि नगरों में आबादी ज़्यादा होती है। आबादी ज़्यादा होने की वजह से वहाँ पर क्या ट्रैफिक इत्यादि की समस्या या सड़कों पर दबाव की समस्या ज़्यादा देखी जाती है। सड़कों का ही वर्गीकरण किया गया है। सबसे पहले है इसमें महामार्ग यानी हाईवे। महामार्ग जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा होगा, महा का मतलब बड़ा मार्ग। तो महामार्ग जो है ये दूरस्थ स्थानों को जोड़ने वाली पक्की सड़कें होती हैं
और इनका निर्माण इस प्रकार से किया जाता है कि अबाधित रूप से यातायात का आवागमन हो सके। ये नॉन स्टॉप हम लोग कहीं एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकें, इस तरह से सड़कें बनाई जाती हैं। इसमें जो है अलग अलग यातायात लेन होती हैं, जैसा कि कहीं कहीं पर आप देखते होंगे 2 लेन वाले महामार्ग होते हैं, 3 लेन वाले होते हैं, 4 लेन वाले होते हैं, 5 या 6 लेन वाले तक होते हैं। जैसे मुंबई में या दिल्ली में आप देखेंगे 6 लेन तक के आपको महामार्ग देखने को मिलेंगे। तो इसमें अलग अलग यातायात लेन, पुलों की सुविधा, फ्लाईओवर और दोहरे वाहन मार्गों से युक्त 80 मीटर चौड़ी सड़कें होती हैं। लगभग मिनिमम इनकी जो चौड़ाई होती है वो 80 मीटर करीब होती है या फिर इससे ज़्यादा भी हो सकती है। अमेरिका में जो है हाईवे का जो घनत्व है वो उच्च है, यानी यूएसए में हाईवे का जो घनत्व है किसी अन्य देश की तुलना में बहुत ज़्यादा उच्च है, जो लगभग 0.65 किलोमीटर प्रति वर्ग किलोमीटर है। और प्रत्येक स्थान जो है अमेरिका में महामार्ग से 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यानी अमेरिका में आप कहीं पर भी रह रहे हों वो स्थान महामार्ग से मात्र 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ट्रांस कैनेडियन महामार्ग पश्चिमी तट पर स्थित ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत के वैंकूवर स्थान को पूर्वी तट पर स्थित न्यूफाउंडलैंड प्रांत के सेंट जॉन नगर से जोड़ता है। यानी कनाडा में, जो कनाडा देश है, कनाडा में ट्रांस कैनेडियन का मतलब क्या है, आर पार, पूरा कनाडा के आर पार जो महामार्ग बना हुआ, हाईवे बना हुआ है। तो ये यहाँ पे बताया गया पश्चिमी तट पर, यहाँ पर ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत है, तो ब्रिटिश कोलंबिया के वैंकूवर को ये जो है पूर्वी प्रांत के न्यूफाउंडलैंड प्रांत के जो है सेंट जॉन नगर से इसको जोड़ता है। अलास्का राजमार्ग जो है कनाडा के एडमंटन को अलास्का के एंकारेज से जोड़ता है। पैन अमेरिकन महामार्ग के द्वारा दक्षिण अमेरिका, मध्य अमेरिका के देश और यूएसए और कनाडा आपस में जुड़ते हैं। पैन अमेरिका जो है ऊपर उत्तर अमेरिका, मध्य अमेरिका और दक्षिण अमेरिका को जोड़ने वाला महामार्ग है और ये जो है विश्व का सबसे लंबा महामार्ग है। यानी इसकी लंबाई जो है लगभग 48,000 किलोमीटर है और इसी वजह से इसका नाम जो है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज भी किया गया है। इसके अलावा आ जाता है ऑस्ट्रेलिया महामार्ग 1। ऑस्ट्रेलिया महामार्ग 1 जो है विश्व के सबसे लंबे महामार्गों की सूची में सेकंड नंबर पर आता है। पहले नंबर पर आपका आता है पैन अमेरिकन महामार्ग और सेकंड नंबर पर आता है ऑस्ट्रेलियन महामार्ग 1। रूस की बात करें तो रूस में यूराल के पश्चिम में यानी जो रूस का यूरोप वाला हिस्सा है, इसमें स्थित औद्योगिक प्रदेश में महामार्गों के अत्यधिक सघन जाल का विकास हुआ है और इसकी धुरी क्या है, इसकी धुरी मॉस्को है। यानी जो रूस का यूरोप वाला हिस्सा है वहां पर महामार्गों का सघन जाल है। ट्रांस साइबेरियन महामार्ग सेंट पीटर्सबर्ग से व्लादिवोस्तोक तक जाता है और ये विश्व का तीसरा सबसे लंबा महामार्ग है। इसकी लंबाई जो लगभग 11,000 किलोमीटर है। तो अब आपको पता चल गया होगा कि पहला जो सबसे लंबा महामार्ग है वो पैन अमेरिकन है, दूसरा वाला है जो ऑस्ट्रेलियन महामार्ग 1 है और तीसरे नंबर पर आ जाता है ट्रांस साइबेरियन महामार्ग जो कि विश्व का तीसरा सबसे लंबा महामार्ग है। अत्यधिक विस्तृत भौगोलिक क्षेत्रफल की वजह से रूस में महामार्ग इतने ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है जितने रेल मार्ग हैं, क्योंकि रूस जो है दुनिया का सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला देश है, तो यहाँ पर महामार्ग उतने ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है जितना रेलवे यहाँ पे महत्वपूर्ण है। चीन की बात करें तो चीन में महामार्ग प्रमुख नगरों को जोड़ते हुए देश में क्रिस क्रॉस करते हैं। क्रिस क्रॉस का मतलब आड़े तिरछे, इस तरह से आप देख पा रहे हैं ये क्रिस क्रॉस ही है, सीधी नहीं है महामार्ग, क्योंकि यहाँ पे जनसंख्या का दबाव बहुत ज़्यादा है। जनसंख्या के दबाव को देखते हुए यहाँ पर महामार्गों का सीधा जाल नहीं है बल्कि आड़े तिरछे आपको महामार्ग देखने को मिलेंगे, जिसे क्रिस क्रॉस कहा जाता है। यहाँ उदाहरण भी दिया गया है, ये सांसो यानी वियतनाम सीमा के समीप, संघाई मध्य चीन, ग्वांगजाओ दक्षिण और बीजिंग उत्तर को परस्पर जोड़ते हैं। एक नवीन महामार्ग जो है तिब्बती क्षेत्र में चेगडू को ल्हासा से जोड़ता है। भारत की बात करें तो भारत में वर्तमान में राष्ट्रीय महामार्ग संख्या 44, इसका पूर्व में नाम NH7 था, वर्तमान में इसका नाम NH44 हो गया है। जब जिस समय NH7 नाम था उस समय ये महामार्ग जो था वाराणसी से लेकर कन्याकुमारी जाता था, लेकिन अभी चूंकि इसका नाम NH44 हो गया तो इसका जो एरिया बढ़ा दिया गया है, तो अब ये जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हो गया है। तो NH44 जो है जम्मू कश्मीर को कन्याकुमारी से जोड़ता है और ये देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय महामार्ग है। इसके अलावा स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग जो है ये प्रमुख महानगरों को जोड़ने के लिए बनाए गए थे। तो ये जो है प्रमुख महानगरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ते हैं और इसकी लंबाई जो है स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग की, इसकी लंबाई लगभग 5,846 किलोमीटर है। देखिए ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग किन प्रमुख नगरों को जोड़ता है। ये दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता, इन 4 प्रमुख नगरों को ये जोड़ता है। अफ्रीका की बात करें तो देखिए अफ्रीका में महामार्ग वगैरह उतना ज़्यादा प्रचलन में नहीं है। उसका रीजन ये अफ्रीका महाद्वीप में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ है। अफ्रीका में एक महामार्ग उत्तर में स्थित अल्जीयर्स को गुयाना के कोनाक्री से जोड़ता है। इसी प्रकार कैरो या कायरो केपटाउन से जुड़ा हुआ है। तो अफ्रीका में चूंकि डेवलपमेंट की कमी है इसलिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा महामार्ग आपको देखने को नहीं मिलते हैं। इसके बाद आ जाती हैं आपकी सीमावर्ती सड़कें, यानी बॉर्डर रोड्स। सीमावर्ती सड़कों से मतलब ये है कि जो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के सारी जो सड़कें बनाई जाती हैं उन्हें सीमावर्ती सड़कें कहा जाता है।
और जैसा कि हमने आपको पहले स्पष्ट कर दिया था कि प्रत्येक देश ने परिवहन का जो विकास है प्रतिरक्षा के उद्देश्य से किया है। हर देश चाहता है कि उसकी जो सीमाएं सुरक्षित रहें, तो प्राय सभी देशों में गांव और सैन्य शिविरों तक वस्तुओं को पहुंचाने के लिए ऐसी सड़कें पाई जाती हैं, बनाई जाती हैं। सेकंड नंबर पर आपका आ जाता है रेल मार्ग। देखिए, रेल मार्ग की खास बात यह है कि ये लंबी दूरी और स्थूल यानी कि भारी वस्तुओं और यात्रियों के स्थल परिवहन की विधा है। देखिए, रेल मार्ग के जरिए हम लंबी दूरियां तय कर सकते हैं और भारी सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेज सकते हैं। रेल लाइनों की जो चौड़ाई है इसको गेज में मापा जाता है। तो रेल लाइनों की जो चौड़ाई है ये प्रत्येक देश में अलग अलग पाई जाती है, जिन्हें सामान्यतः बड़ी लाइन यानी बड़ी गेज वाली लाइन की जो चौड़ाई होती है, दो पटरियों के बीच की जो चौड़ाई होती है, ये कितनी होती है? 1.5 मीटर से अधिक होती है। मानक जो लाइन है उसकी चौड़ाई दो पटरियों के बीच की होती है 1.44 मीटर होती है। मीटर लाइन की दो पटरियों के बीच की चौड़ाई जो है 1 मीटर होती है और छोटी लाइन इससे भी छोटी होती है। भारत की अगर बात करें तो भारत में ये चारों प्रकार की लाइनें पाई जाती हैं। हालांकि अभी बड़ी लाइन का विस्तार ज़्यादा हुआ है। आपकी जो मानक गेज है या मीटर गेज है या छोटी लाइन है, छोटी लाइन केवल दार्जिलिंग वगैरह में देखने को मिलेगी, पहाड़ी इलाके में आपको देखने को मिलती है। छोटी लाइन हमारे भारत से लगभग खत्म कर दी गई है। हमारे यहाँ जो था मानक और मीटर लाइन का चलन था, लेकिन अभी वर्तमान में आप देखेंगे तो बड़ी लाइन पर फोकस किया जा रहा है। तो हमारे यहाँ बड़ी लाइन का विस्तार बहुत ज़्यादा हुआ है। मानक लाइन का जो उपयोग है ये ब्रिटेन में किया जाता है। दैनिक आवागमन की रेलें ब्रिटेन, यूएसए, जापान और भारत में बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हैं, क्योंकि भारत में एक बड़ी आबादी भी है और भारत में जो उद्योग धंधे हैं वो भी बहुत ज़्यादा डेवलप कर रहे हैं। इसी वजह से यहाँ पर रेल की बहुत ज़्यादा महत्ता है। विश्व में लगभग 13 लाख किलोमीटर लंबे रेल यातायात मार्ग हैं। यानी रेल यातायात मार्ग की लंबाई लगभग जो है विश्व में कितनी है? 13 लाख किलोमीटर है। यूरोप में विश्व का सघनतम रेल तंत्र पाया जाता है। यानी कहने का मतलब यह है कि रेल मार्ग की जो डेंसिटी है वो सबसे ज़्यादा यूरोप महाद्वीप में देखने को मिलती है। यहाँ रेल मार्ग लगभग 4,40,000 किलोमीटर लंबे हैं, जिनमें से अधिकांश दोहरे अथवा बहुमार्गी हैं। दोहरे का मतलब जैसे आप देखते होंगे, एक पहले तो क्या होता था, पहले एक ही लाइन होती थी, उससे अप और डाउन दोनों होता था, लेकिन अब तो दो लाइनें होती हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर अधिकांश जो रेल मार्ग हैं वो दोहरे लाइन वाले हैं, या फिर बहुत सारे मार्ग उसमें से निकल रहे हैं। वर्तमान का मैंने यहाँ पर फैक्ट दिया है कि विश्व में चेक गणराज्य में रेल का जो घनत्व है यानी रेलवे लाइन की जो डेंसिटी है वो सर्वाधिक है। यहाँ प्रति 10,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर 1189 किलोमीटर रेलवे लाइन है। देखिए, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर मैंने हाल का ही जो आंकड़ा है वो यहाँ पर रखा है। तो यहाँ पर आप जान लीजिए कि विश्व में चेक गणराज्य में रेल घनत्व सर्वाधिक है। लंदन, पेरिस, ब्रसेल्स, मिलान, बर्लिन और वार्सा जो है ये महत्वपूर्ण रेल केंद्र हैं। इंग्लैंड में स्थित यूरो टनल ग्रुप द्वारा प्रचालित सुरंग मार्ग जो है लंदन को पेरिस से जोड़ता है। यानी एक सुरंग मार्ग भी है जो लंदन को पेरिस से जोड़ता है, और ये यूरो टनल ग्रुप के द्वारा प्रचालित है। यूराल के पश्चिम में अत्यंत सघन जाल से युक्त रूस में रेल मार्गों के द्वारा देश के कुल परिवहन का लगभग 90% भाग प्रबंधित होता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, यूराल का पश्चिमी हिस्सा का मतलब क्या है? जो रूस का यूरोप वाला हिस्सा है उसकी बात हो रही है। तो यूरोप वाला हिस्सा हमने आपको बताया था कि आबादी में भी सघन है और डेवलपमेंट वहाँ पर सबसे ज़्यादा हुआ है। तो इसी वजह से यहाँ पर रेलवे लाइन का विस्तार इस क्षेत्र में आपको ज़्यादा देखने को मिलता है। मॉस्को जो है रेलवे का महत्वपूर्ण मुख्यालय है, जहाँ से देश के विस्तृत भौगोलिक क्षेत्र के विभिन्न भागों में प्रमुख लाइनें विकृत की गई हैं। यानी मॉस्को से ही देश के रूस के विभिन्न भागों में रेलवे लाइनें भेजी गई हैं, विकृत की गई हैं। उत्तरी अमेरिका में सर्वाधिक विस्तृत रेलमार्ग तंत्र हैं, जो विश्व के कुल रेलमार्गों का लगभग 40% हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि उत्तर अमेरिका महाद्वीप में दुनिया के किसी भी अन्य महाद्वीप की तुलना में रेलमार्ग की लंबाई ज़्यादा है, जबकि रेलमार्ग के घनत्व के मामले में यूरोप महाद्वीप जो है पहले स्थान पर आता है। सर्वाधिक सघन रेल तंत्र जो है ये पूर्वी मध्य संयुक्त राज्य अमेरिका और उससे जुड़े हुए कनाडा के जो उच्च औद्योगिक और नगरीय प्रदेश हैं उनमें पाया जाता है। कनाडा में रेल मार्ग जो है पब्लिक सेक्टर में आता है। ऑस्ट्रेलिया में लगभग 40,000 किलोमीटर लंबे रेल मार्ग हैं, जिनका 25% अकेले न्यू साउथ वेल्स में पाया जाता है। पश्चिमी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय रेल मार्ग ये पर्थ से होकर सिडनी तक एक छोर से दूसरे छोर तक जाता है। न्यूजीलैंड की बात करें तो न्यूजीलैंड में रेल मार्ग जो है मुख्यतः उत्तरी द्वीप में पाए जाते हैं, जो कि कृषि क्षेत्र को अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं। देखिए, दक्षिण अमेरिका की बात करें तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में रेल मार्ग जो है दो प्रदेशों में बहुत ज़्यादा सघन है। एक तो अर्जेंटीना के पंपास में और दूसरा ब्राजील के कॉफी उत्पादक प्रदेश में। इन दोनों प्रदेशों में दक्षिण अमेरिका के कुल रेल मार्गों का 40% हिस्सा पाया जाता है। दक्षिण अमेरिका में केवल चिली एकमात्र ऐसा देश है जहां पर महत्वपूर्ण लंबाई के रेल मार्ग जो हैं ये तटीय केंद्रों को आंतरिक क्षेत्रों में से जो खनन स्थल हैं उनसे जोड़ते हैं। यहाँ पर केवल एक महाद्वीप पारी रेल मार्ग है जो एंडीज पर्वतों को पार करता है, जो कि एंडीज पर्वतों को पार कर 3900 मीटर की ऊंचाई पर अवस्थित उस प्लाटा दर्रे से गुजरता है। उस प्लाटा दर्रा जो है चिली और अर्जेंटीना के बीच में पड़ता है। तो ये उस प्लाटा दर्रे से गुजरता हुआ ब्यूनस आयरस अर्जेंटीना
इसको वालपैराइसो से जोड़ता है। यहां पे फिर एशिया महाद्वीप की बात की गई है, तो एशिया में जापान, चीन और भारत के जो सघन आबादी वाले क्षेत्र हैं, यहां पर रेल मार्गों का जो घनत्व है वो ज़्यादा पाया जाता है। दूसरी ओर जो आपका अफ्रीका महाद्वीप है, जो कि दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, इसके बावजूद भी यहाँ पर केवल 40,000 किलोमीटर लंबा ही रेल मार्ग है, जिनमें से जो आपका दक्षिण अफ्रीका वाला जो रीजन है वहाँ पर रेल मार्ग का जाल अधिक है, क्योंकि वहाँ पर विकास हुआ है। तो जिनमें से सोना, हीरा के सांद्रण और तांबा खनन की जो क्रियाकलाप हैं, इनकी वजह से अकेले दक्षिण अफ्रीका में 18,000 किलोमीटर लंबा रेल मार्ग है। अब यहाँ पर दुनिया के कुछ ट्रांसकॉन्टिनेंटल रेलवे के बारे में बताया गया है, यानी पार महाद्वीपी रेल मार्गों के बारे में बताया गया है। पार महाद्वीपी का मतलब होता है कि ये जो रेल मार्ग होते हैं ये पूरे महाद्वीप से गुजरते हुए इसके दोनों छोरों को जोड़ते हैं। इसमें सबसे पहला नाम आ जाता है ट्रांस साइबेरियन रेलवे का। देखिए, ट्रांस साइबेरियन रेलवे जो है ये रूस का प्रमुख रेल मार्ग है, जो पश्चिम में सेंट पीटर्सबर्ग से स्टार्ट होता है। जैसा कि आप देखो, पश्चिम में सेंट पीटर्सबर्ग से स्टार्ट होता है और पूर्व में प्रशांत महासागर तट पर व्लादिवोस्तोक तक ये जाता है, यानी व्लादिवोस्तोक तक ये जाता है। इसके बीच में मॉस्को, कजान, ट्यूमिन, नोवोसिबिर्स्क, चिता, खबरोवस्क और भी कुछ स्थान यहाँ पे पड़ते हैं। देखिए, एक बात मैं आपको स्पष्ट करना चाहूँगा, जो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है इसके बीच में पड़ने वाले जो स्थान है, प्रमुख स्थान है, इनके बारे में एग्जाम में पूछा जाता है कि इनमें से कौन कौन सा स्थान इस रेलवे मार्ग पे पड़ते हैं। तो आपको एक बार को इन पर नज़र डाल लेनी है, एक दो बार इनको देख लेना है, ताकि कभी भी पूछा जाए तो आपसे एक प्रश्न छूटे ना। ये जो है विश्व का सबसे लंबा दोहरे पथ से युक्त विद्युतीकृत पार महाद्वीपी रेल मार्ग है। इसकी कुल लंबाई जो है 9,322 किलोमीटर है। यह यूराल के पर्वतों, ओब और यूएनिसी नदियों से गुजरता है। देखिए, इस रेल मार्ग पर चित्ता जो है एक महत्वपूर्ण कृषि केंद्र है और इरकुटस्क जो है एक फर केंद्र है। फर का मतलब जानवरों की जो खाल है, उनके बाल वगैरह हैं, ये सब फर में आ जाते हैं, तो ये फर को निर्यात करता है। इस रेल मार्ग को दक्षिण से जोड़ने वाले योजक मार्ग भी हैं, यानी कुछ ऐसे मार्ग भी हैं जो दक्षिण से आकर इसमें जुड़ते हैं, जो किसी अन्य देशों से भी जोड़ते हैं, जैसे ओडिशा यूक्रेन की तरफ, कैस्पियन तट पर बालू, ताशकंद उज्बेकिस्तान की साइड में, उलन बटोर मंगोलिया साइड में और रोनियांग मगदेन चीन में बीजिंग की ओर। दूसरा यहां पर रेल मार्ग है ट्रांस कैनेडियन रेल मार्ग। देखिए, इस रेल मार्ग की लंबाई जो है 7,050 किलोमीटर है और ये रेल लाइन जो है पूर्व में हैलिफैक्स से आरंभ होकर मॉन्ट्रियल, ओटावा, विनिपेग और कैलगरी से होती हुई पश्चिम में प्रशांत तट पर स्थित वैंकूवर तक जाती है। यानी पूर्व में हैलिफैक्स से स्टार्ट होती है और पश्चिम में ये प्रशांत तट पर वैंकूवर तक जाती है। इसका निर्माण जो है 1886 में एक संधि के अंतर्गत किया गया था। संधि ये थी कि पश्चिमी तट पर जो ब्रिटिश कोलंबिया वाला प्रांत है, इसको संघ में शामिल करने का उद्देश्य था। इसी वजह से इसका निर्माण किया गया था। बाद के वर्षों में क्यूबेक, मॉन्ट्रियल औद्योगिक प्रदेश को प्रेरी प्रदेश की गेहूं मेखला और उत्तर में संगुधारी वन प्रदेश से जोड़ने की वजह से इस रेल मार्ग का जो महत्व है ये बढ़ गया है। यानी एक तो यहाँ पर जो क्यूबेक मॉन्ट्रियल रीजन है वो इसमें जुड़ गया है और जो प्रेरी प्रदेश है जहाँ पर गेहूं का उत्पादन होता है वो भी इससे जुड़ गया है। इसके अलावा यहाँ पर उत्तर में जो संगुधारी वन है वो भी क्षेत्र से जुड़ गया है। तो इस वजह से इसका लाभ जो है, इसका जो महत्व है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। गेहूं और मांस जो है इस मार्ग के द्वारा निर्यात किए जाने वाले ये महत्वपूर्ण निर्यात हैं। तीसरा है यहाँ पर संघ और प्रशांत रेल मार्ग, द यूनियन एंड पैसिफिक रेलवे। देखिए, ये रेल लाइन जो है अटलांटिक तट पर स्थित न्यूयॉर्क को क्लीवलैंड, शिकागो, ओमाहा, इवांस, ऑगडन, सैक्रामेंटा से होती हुई पश्चिम प्रशांत तट पर स्थित सैन फ्रांसिस्को से मिलाती है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, न्यूयॉर्क से स्टार्ट होती है और पश्चिम में सैन फ्रांसिस्को तक ये लाइन जाती है। चौथा रेल मार्ग है ऑस्ट्रेलियाई पार महाद्वीपी रेल मार्ग। देखिए, ये रेल लाइन जो है पश्चिमी तट पर पर्थ से आरंभ होती है। पश्चिमी तट पर पर्थ से आरंभ होती है और आरंभ यहाँ से होने के बाद कलगुरली, ब्रोकन हिल और पोर्ट अगस्टा से होकर पूर्वी तट पर स्थित सिडनी को मिलाते हुए महाद्वीप के दक्षिणी भाग के आर पार पश्चिम से पूर्व की ओर जाती है। सिडनी से वे दक्षिणी को मुड़ जाती है। सिडनी से फिर ये एल्बरी और मेलबोर्न तक चली जाती है। एक अन्य उत्तर दक्षिण लाइन भी है यहाँ पर, जो कि एडिलेड और एलिस स्प्रिंग को जोड़ती है और आगे इसे डार्विन बिरदुम लाइन से जोड़ा जाता है। 5वें नंबर पर है आपका ओरिएंट एक्सप्रेस रेल मार्ग। देखिए, रेल मार्ग काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इससे प्रश्न भी एग्जाम में पूछे गए हैं। ये लाइन जो है पेरिस से स्ट्रेसबर्ग, म्यूनिक, वियना, बुडापेस्ट और बेलग्रेड होती हुई इस्तांबुल तक जाती है। इस एक्सप्रेस लाइन के द्वारा लंदन से इस्तांबुल तक जो लगने वाला यात्रा का समय है, ये समुद्री मार्ग से लगने वाले 10 दिनों की तुलना में मात्र 96 घंटे रह गया है। यानी कहने का मतलब ये है, अगर इस्तांबुल से आप लंदन तक समुद्र के थ्रू जाएंगे तो 10 दिन का समय लगता था
लेकिन अगर इस रेल मार्ग के थ्रू जाएंगे तो मात्र 96 घंटे या 4 दिन में आप पहुंच जाएंगे। अगला है यहाँ पर पाइपलाइन। जैसा कि आपको हमने बताया था, स्थल परिवहन में ही पाइपलाइन भी आ जाता है और पाइपलाइन के जरिए गैसीय पदार्थों को और तरल पदार्थों को वाहित किया जाता है। तो जल, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जैसे तरल और गैसीय पदार्थों के अबाधित प्रवाह और परिवहन के लिए पाइपलाइनों का व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है। यानी इसमें गैसीय पदार्थों को और तरल पदार्थों को प्रवाहित किया जाता है, तो इसके लिए इसका प्रयोग किया जाता है। पाइपलाइनों का प्रयोग तरलीकृत कोयले के परिवहन के लिए भी किया जाता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, अयस्क या फिर कोयला वगैरह को स्लरी फॉर्म में यानी घुलित अवस्था में घोलकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर पाइप में भेजा भी जा सकता है। न्यूजीलैंड से फार्मों से फैक्ट्रियों तक दूध को पाइपलाइनों के द्वारा भेजा जाता है। यूएसए में पाइपलाइनों का सघन जाल पाया जाता है। यहाँ पर बिग इंच एक ऐसी ही प्रसिद्ध पाइपलाइन है जो मैक्सिको की खाड़ी में स्थित तेल कुओं से उत्तर पूर्वी राज्यों में तेल को लेकर जाती है। संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रति टन किलोमीटर कुल भार का 70% भाग जो है पाइपलाइनों के द्वारा ले जाया जाता है। यानी कहने का मतलब यह है कि यूएसए में जो भी जो है यहाँ पर चीज़ें वाहित की जाती हैं, उन वाहित चीज़ों का 70% भाग जो है पाइपलाइनों के द्वारा ले जाया जाता है। इसके अलावा दुनिया के अन्य देशों में भी पाइपलाइनों का विस्तार हो रहा है। तो यूरोप, रूस, पश्चिमी एशिया और भारत में पाइपलाइनों का प्रयोग जो है तेल के कुओं और तेल परिष्करणशालाओं यानी कि रिफाइनरी और पत्तनों या फिर घरेलू बाजारों को जोड़ने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। एक रेलवे लाइन प्रस्तावित भी है। प्रस्तावित ईरान भारत वाया पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय तेल और प्राकृतिक गैस पाइपलाइन जो है ये विश्व में सर्वाधिक लंबी पाइपलाइन होगी। हालांकि इस पर कुछ वर्क भी हुआ है, लेकिन वर्क अभी पूरा हो नहीं पाया है। परिवहन की अगली विधा है जल परिवहन। देखिए, जल परिवहन में मार्गों का निर्माण नहीं करना पड़ता है, क्योंकि महासागर जो हैं एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं और इनमें विभिन्न आकार के जहाज चलाए जा सकते हैं। यहाँ पर आवश्यकता केवल दोनों छोरों पर पत्तन सुविधाएं प्रदान करने की होती है। यानी अगर पत्तन सुविधाएं प्रदान की जाएंगी तो जहाज वहाँ पर आसानी से खड़े हो सकेंगे और जहाज में सामान भी आसानी से लादा जा सकेगा और उतारा भी जा सकेगा। जल परिवहन बहुत सस्ता पड़ता है। सस्ता इसलिए पड़ता है क्योंकि जल का जो घर्षण है वो स्थल की अपेक्षा बहुत कम होता है और जल की जो ऑपरेशनल कॉस्ट है वो भी कम आती है, क्योंकि जल की कोई रखरखाव लागत भी नहीं लगती है। जल परिवहन को समुद्री मार्गों में और आंतरिक जल मार्गों में डिवाइड किया जाता है। सबसे पहले यहाँ समुद्री मार्ग। जैसा कि हमने आपको बताया था कि महासागर आपस में जुड़े हुए हैं और महासागर जो है सभी दिशाओं में मुड़ सकने वाले ऐसे महामार्ग प्रस्तुत करते हैं जिनकी कोई रखरखाव की लागत नहीं होती है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जल परिवहन सस्ता पड़ता है, तो एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक स्थूल पदार्थों का लंबी दूरियों तक समुद्री परिवहन ये स्थल और वायु परिवहन की अपेक्षा सस्ता पड़ता है, क्योंकि जल की जो रखरखाव की लागत है वो नहीं आती है, इसलिए ये सस्ता पड़ता है। यहाँ पर महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों के बारे में बात की गई है। तो सबसे पहले है उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग। देखिए, मैप पर आप देख पा रहे हैं ये आपका अटलांटिक ओशियन है और इसका उत्तर वाला जो हिस्सा आप देख रहे हैं ये उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग है। ये मार्ग जो है उत्तर पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका और पश्चिमी यूरोप के जो औद्योगिक प्रदेश हैं उनको आपस में जोड़ता है। विश्व का 1/4 विदेशी व्यापार इसी मार्ग के द्वारा प्रवाहित होता है, इसलिए विश्व का सबसे व्यस्तम व्यापारिक जलमार्ग है और इसी वजह से इसे बृहद ट्रंक मार्ग भी कहा जाता है। दूसरा है यहाँ पर भूमध्य सागर हिंद महासागरीय समुद्री मार्ग। देखिए, जैसा कि मैप में देख पा रहे हैं यहाँ पर अफ्रीका महाद्वीप के ऊपर आपका भूमध्य सागर है, इस साइड में आप अरब सागर देख रहे हैं और नीचे की तरफ यहाँ पर हिंद महासागर है। तो ये समुद्री मार्ग जो है प्राचीन विश्व के हृदय स्थल कहे जाने वाले क्षेत्रों से गुजरता है। देखिए, प्राचीन समय में कभी यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता, मिस्र और मेसोपोटामिया की जो सभ्यताएं थी उनके बीच में ट्रेड जो है इसी रूट से हुआ करता था। पोर्ट सईद, अदन, मुंबई, कोलंबो और सिंगापुर जो हैं इस मार्ग के महत्वपूर्ण पत्तनों में से कुछ हैं। ये विश्व का जो है दूसरा सबसे व्यस्तम समुद्री मार्ग है। उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग के बाद सेकंड नंबर पर ये आ जाता है और ये सेकंड नंबर पर व्यस्तम जलमार्ग है। थर्ड है यहाँ पर उत्तमासा अंतरिक्ष समुद्री मार्ग, द केप ऑफ गुड होप सी रूट। देखिए, जो अफ्रीका महाद्वीप का सबसे दक्षिणी तट है, जिसको दक्षिण अफ्रीका का दक्षिणी तट कहते हैं, इसको केप ऑफ गुड होप कहा जाता है। तो प्राचीन समय में जब जो आपका स्वेज कैनाल नहीं बनी थी तो उस समय जो भी ट्रेड होता था वो यहाँ से होता था, इस तरह से होता था और जहाज पूरा अफ्रीका महाद्वीप को पार करके इस केप ऑफ गुड होप को पार करके तब एशिया महाद्वीप तक पहुंचते थे। लेकिन जब स्वेज कैनाल बन गई है तो इसका महत्व फिर कम हो गया है। यह व्यापारिक मार्ग अत्यधिक औद्योगिक पश्चिम यूरोपीय प्रदेश को पश्चिमी अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण पूर्वी एशिया और ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की वाणिज्यिक कृषि और पशुपालन आधारित अर्थव्यवस्थाओं से जोड़ता है। स्वेज नहर के निर्माण से पहले यह मार्ग जो है लिवरपूल और कोलंबो को जोड़ता था। लिवरपूल जो है यूके में है और कोलंबो जो श्रीलंका में है
और स्वेज नहर मार्ग जब बन गया है तो इसकी जो लंबाई है वो यहाँ पर बता रहे हैं, स्वेज नहर के बनने से यहाँ पर क्या हुआ, इसका महत्व भी कम हो गया है। और स्वेज नहर मार्ग से ये 6400 किलोमीटर लंबा था, यानी कहने का मतलब ये स्वेज नहर मार्ग से जितना लंबाई अभी वर्तमान में पड़ती है उसकी तुलना में उससे 6400 किलोमीटर अधिक ये था। चौथा है यहाँ पर दक्षिणी अटलांटिक समुद्री मार्ग। देखिए ये आपका अटलांटिक ओशियन है, इसका दक्षिण वाला हिस्सा जो आप देख रहे हैं ये दक्षिणी अटलांटिक समुद्री मार्ग है। ये मार्ग जो है पश्चिमी यूरोपीय और पश्चिमी अफ्रीकी देशों को दक्षिण अमेरिका में ब्राजील, अर्जेंटीना और उरुग्वे देशों से मिलाता है। देखिए इस मार्ग पर यातायात जो है उत्तरी अटलांटिक मार्ग की तुलना में थोड़ा सा कम है, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका का सीमित विकास हुआ है, कम जनसंख्या भी है, इसी वजह से यहाँ पर यातायात या परिवहन सामान की जो मात्रा है वो कम है। रियो डी जेनेरियो और केप टाउन के बीच में यातायात भी बहुत कम होता है, व्यापार भी बहुत कम होता है। इसका रीजन ये है कि ब्राजील में और दक्षिण अफ्रीका में लगभग एक जैसी संसाधन है, एक जैसी उत्पाद और संसाधन पाए जाते हैं, इस वजह से यहाँ पर ट्रेड जो है बहुत कम होता है। पांचवा है यहाँ पर उत्तरी प्रशांत समुद्री मार्ग। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये आपका प्रशांत महासागर आप देख रहे हैं और ये हिस्सा आप देख रहे हैं उत्तरी प्रशांत समुद्री मार्ग वाला। तो यह समुद्री मार्ग जो है उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट पर स्थित पत्तनों को एशिया पत्तनों से जोड़ता है। और ये जो है वैंकूवर, सिएटल, पोर्टलैंड, सैन फ्रांसिस्को, ये अमेरिका की ओर वाले पत्तन है। इस साइड वाले पत्तन आप देख पा रहे हैं, ये वाले पत्तन अमेरिका की साइड वाले पत्तन है। इनको जो है याकोहामा, कोबे, शंघाई, हांगकांग, मनीला और सिंगापुर जो कि एशिया की ओर पत्तन पड़ते हैं, इनसे इसे जोड़ता है। इसी में 6वें नंबर का है दक्षिणी प्रशांत समुद्री मार्ग। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि दक्षिणी प्रशांत समुद्री मार्ग है। ये समुद्री मार्ग जो है पश्चिमी यूरोप और उत्तर अमेरिका को ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और पनामा नहर से होते हुए प्रशांत महासागर में प्रकीर्णित द्वीपों से मिलाता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं प्रशांत महासागर में प्रकीर्णित द्वीपों की एक बहुत बड़ी श्रृंखला पाई जाती है। इस मार्ग का प्रयोग जो है हांगकांग, फिलीपींस और इंडोनेशिया पहुंचने के लिए भी किया जाता है। पनामा जो है ये यहाँ पर आप देख पा रहे हैं पनामा कैनाल यहाँ पे बनाई गई है, क्योंकि पहले क्या था, पहले यहाँ पे पनामा कैनाल नहीं थी। तो मान लीजिए न्यूयॉर्क से कोई सामान भेजना है तो न्यूयॉर्क से सामान भेजने के लिए पूरा का पूरा दक्षिण अमेरिका महाद्वीप पार करना पड़ता था, तब यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में या फिर एशिया में जाके सामान पहुंचता था। जब यहाँ पे पनामा नहर का विकास हो गया तो अब यहाँ पर लंबी दूरी तय नहीं करनी पड़ती, बल्कि पनामा नहर के जरिए यहाँ पर आसानी से हम प्रशांत महासागर में एंटर कर सकते हैं। तो पनामा और सिडनी के बीच तय की गई दूरी 12,000 किलोमीटर है और होनोलुलु जो है इस मार्ग का महत्वपूर्ण पत्तन है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं हवाई द्वीप समूह पर होनोलुलु पत्तन जो है, जो कि यूएसए के क्षेत्राधिकार में आता है, तो ये यहाँ का महत्वपूर्ण पत्तन है। इसके बाद है आपका तटीय नौ परिवहन। देखिए जिन देशों की लंबी तटरेखा होती है तो उन देशों में सामान को परिवहित करने में और मनुष्यों को परिवहित करने के लिए एक सुगम विधि है। जैसे भारत की बात करें तो भारत में 9 राज्य जो हैं समुद्र से अपनी बाउंड्री टच करते हैं, 9 राज्य जो हैं समुद्र तटरेखा शेयर करते हैं। तो जैसे मान लीजिए यहाँ से गुजरात से हमें कोई सामान इधर केरल की तरफ भेजना है, एक तो तरीका ये है कि पूरा एक हाईवे बनाया जाए, तो हाईवे बनाने में लागत वगैरह भी आएगी। इसके अलावा हाईवे का या फिर सड़कों का रखरखाव भी करना होगा। दूसरा तरीका यह है कि यहाँ पर तटों के सहारे अगर हम नौ परिवहन की व्यवस्था कर दें तो यहाँ से हम माल को, लोगों को आसानी से हम केरल तक या अन्य राज्यों तक पहुँचा सकते हैं। तो तटीय नौ परिवहन कुछ इस प्रकार की सुविधा है। नौ परिवहन नहरें, देखिए स्वेज और पनामा 2 ऐसी महत्वपूर्ण मनुष्य निर्मित नौ वाहन नहरें हैं जो पूर्वी और पश्चिमी विश्व ये दोनों के लिए प्रवेश द्वारों का काम करती हैं। तो अब हम लोग यहाँ पर 9 परिवहन नहरों को देखेंगे। सबसे पहले आपकी है स्वेज नहर, स्वेज कैनाल। देखिए जैसा कि आप देख पा रहे हैं ऊपर की तरफ यहाँ पर भूमध्य सागर है, नीचे की तरफ आप देख पा रहे हैं यहाँ पर नीचे जो है लाल सागर है। यहाँ पर एक बार मैं मैप दिखा दे रहा हूँ, ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पर पहले यहाँ पर एक लाल सागर है और इधर भूमध्य सागर है। पहले यहाँ पर कोई कनेक्टिविटी नहीं थी। जैसे एशिया से कोई सामान अगर हमें पश्चिमी यूरोप को भेजना है तो पूरा का पूरा यहाँ से घूम कर जाना पड़ता था। इस तरह से हमें घूम के जाते थे, पूरा केप ऑफ गुड होप को पूरा घूम के जाते थे, तब हम यहाँ पे पहुँच पाते थे। तो बाद में यहाँ पर एक नहर डेवलप की गई और इस नहर की मदद से हम लोग लाल सागर होते हुए, भूमध्य सागर होते हुए यूरोप तक आसानी से पहुँच सकते हैं। तो यहाँ पर वही चीज़ बताई गई है कि इस नहर का जो निर्माण है 1869 में मिस्र में उत्तर में पोर्ट सईद, यानी उत्तर में यहाँ पर आप देख पा रहे हैं पोर्ट सईद और दक्षिण में स्थित पोर्ट स्वेज, जैसा कि आप देख पा रहे हैं दक्षिण में पोर्ट स्वेज है, इनके मध्य भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने के लिए इसका निर्माण किया गया था। स्वेज नहर की जो आरंभिक लंबाई थी वो 164 किलोमीटर थी, लेकिन वर्तमान में बाईपास सहित इसकी जो कुल लंबाई है वो 193 किलोमीटर है। ये नहर जो है काफ़ी ज़्यादा व्यस्त रहती है और इस नहर में प्रतिदिन लगभग 100 जलयान आवागमन करते हैं और इन्हें इस नहर को पार करने में 10 से लेकर 12 घंटे का समय लगता है। इसमें जो है एक रेल मार्ग जो है इस नहर के सहारे स्वेज तक जाता है और फिर इस्माइलिया से एक शाखा इसकी कायरो तक जाती है।
यहाँ से इस्माइलिया से एक शाखा, इस रेलवे लाइन की शाखा जो है कायरो तक निकल जाती है। देखिए नील नदी की यहाँ बात की गई है। जैसा कि आप जानते हैं नील नदी मिस्र का वरदान बोली जाती है। तो नील नदी से एक नौगम्य ताजे पानी की जो नहर है, ये भी सुएज नहर से इस्माइलिया में मिल जाती है। इस्माइलिया जगह का नाम है, इसमें मिलती है, जिससे पोर्ट सईद और सुएज नहरों को ताजे पानी की आपूर्ति होती है। इस नहर के समीप मेंजाला झील, तिम्सा झील, ग्रेट बिटर झील और लिटिल बिटर झील अवस्थित हैं। लेकिन झीलों का क्रम उत्तर से दक्षिण में बताया गया है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर से मैं लिख रहा हूं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अक्सर एग्जाम में इनके बारे में पूछा जाता है कि इन झीलों का आपको क्रम बताना है कि जो झीलें सुएज नहर के समीप पड़ती हैं। तो सबसे उत्तर में पड़ती है आपकी मेंजाला झील, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, है ना। मेंजाला के बाद फिर आपकी आ जाती है टिम्सा झील। टिम्सा झील इस मैप पर नहीं दिखाई गई है, तो मेंजाला के बाद आ जाती है टिम्सा झील आ जाती है। फिर आपकी आ जाती है ग्रेट बिटर झील, फिर आ जाती है लिटिल बिटर झील। तो इनका क्रम आपको उत्तर से दक्षिण में याद रखना है। अक्सर इनके बारे में पूछा जाता है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दूसरी नहर है यहां पर पनामा नहर। पनामा नहर जो है पूर्व में अटलांटिक महासागर को पश्चिम में प्रशांत महासागर से जोड़ती है। इसका निर्माण जो है पनामा जलडमरू मध्य के आर पर प्रशांत तटीय किनारे पर पनामा नगर, ये प्रशांत तट पर यहाँ पर पनामा नगर पड़ता है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं प्रशांत तट पर पनामा नगर है। और कैरिबियन तट पर कोलोन पत्तन, जो कैरिबियन समुद्री तट है वहां पर यहाँ पे पड़ता है कोलोन पत्तन। तो इनके बीच में संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। और ये नहर जो है लगभग 72 किलोमीटर लंबी है, जो लगभग 12 किलोमीटर लंबी अत्यधिक गहरी कटान से युक्त है। इस नहर के द्वारा समुद्री मार्ग से न्यूयॉर्क और सैन फ्रांसिस्को के मध्य लगभग 13,000 किलोमीटर की दूरी कम हो गई है। देखिए एक बार मैं फिर से मैप पर दिखा देता हूं। जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं, इस साइड में पूर्व की साइड में पड़ता है न्यूयॉर्क और पश्चिम की तरफ पड़ता है यहां पर सैन फ्रांसिस्को। अगर न्यूयॉर्क से सैन फ्रांसिस्को पहले कोई सामान भेजना होता था तो पूरा का पूरा हमें दक्षिण अमेरिका का चक्कर लगाना होता था, तब यहाँ पे सामान पहुंचता था। लेकिन जब यहाँ पे पनामा नहर बन गई तो यहाँ से यहाँ तक जो दूरी थी वो बहुत कम हो गई। तो वही चीज़ यहाँ पे बताई गई है कि इससे लगभग 13,000 किलोमीटर की दूरी इससे कम हो गई है। अब यहाँ पर जल परिवहन का अगला प्रकार बताया गया है। यहाँ पर है आंतरिक जलमार्ग। देखिए आंतरिक जलमार्ग में नदियाँ, नहरें, झीलें और तटीय क्षेत्र इसमें शामिल हैं। आंतरिक जलमार्गों का विकास नहरों की नौगम्यता, चौड़ाई और गहराई, जल प्रवाह की निरंतरता और उपयोग में लाई जाने वाली परिवहन प्रौद्योगिकी पर निर्भर करता है। सघन वनों से युक्त क्षेत्रों में मात्र नदियां ही परिवहन का साधन होती हैं। जैसे अमेजन वर्षा वन, तो अमेजन वर्षा वन के अंदरूनी भाग में जाने के लिए अमेजन नदी ही एकमात्र विकल्प है। प्राचीन काल की बात करें तो प्राचीन काल में परिवहन के मुख्य राजमार्ग के रूप में नदी मार्ग ही प्रयुक्त हुआ करते थे, क्योंकि प्राचीन काल में सड़कों का विकास हो नहीं पाया था, तो नदी मार्ग ही मुख्य राजमार्ग के रूप में इस्तेमाल होते थे। आगे यहाँ पर विश्व के कुछ महत्वपूर्ण वाणिज्यिक मार्ग बताए गए हैं। पहला है यहाँ पर राइन जलमार्ग। देखिए राइन नदी फ्रांस जर्मनी की सीमा और नीदरलैंड से होकर प्रवाहित होती है। नीदरलैंड में रोटरडम में अपने मुहाने से लेकर स्विट्जरलैंड में बेसल तक, देखिए नीदरलैंड में रोटरडम इसका मुहाना है और स्विट्जरलैंड में बेसल तक इसकी लंबाई जो है 700 किलोमीटर है और अपनी पूरी की पूरी लंबाई में ये नौकायन योग्य है। इसमें जो समुद्री पोत हैं जो वो कोलोन तक पहुंच पाते हैं। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जो समुद्री पोत हैं वो ये केवल कोलोन तक पहुंच पाते हैं। रूड नदी जो है इसमें पूर्व से आकर मिलती है और रूड जो है एक संपन्न कोयला क्षेत्र से होकर प्रवाहित होती है। इस प्रदेश में डसलडॉर्फ राइन नदी पर एक स्थित पत्तन है, यानी इस नदी पर पत्तन जो है वो डसलडॉर्फ है। ये जलमार्ग जो है विश्व का अत्यधिक प्रयोग में लाए जाने वाला जलमार्ग है और ये जलमार्ग स्विट्जरलैंड, जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम और नीदरलैंड के जो औद्योगिक क्षेत्र हैं इनको उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग से जोड़ता है। दूसरा है यहाँ पर डैन्यूब जलमार्ग। देखिए डैन्यूब नदी जो है जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट से निकलकर अनेक देशों में होती हुई पूर्व की ओर ब्लैक सागर में अपना जल गिराती है। यह जो है टारना सुवेरिन तक नौकायन योग्य है। इस नदी में जो मुख्य निर्यात किए जाने वाले पदार्थ हैं उसमें गेहूं, मक्का, इमारती लकड़ी और मशीनरी शामिल हैं। तीसरी है यहाँ पर बोल्गा नदी। देखिए रूस में बोल्गा जो है सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण नदी है और यह जो है 11,200 किलोमीटर लंबी नौकायन की सुविधा प्रदान करती है और अंत में कैस्पियन सागर में जाकर अपना जल गिराती है। बोल्गा मॉस्को नहर इसको मॉस्को प्रदेश से जोड़ती है, वहीं बोल्गा डॉन नहर इसको जो है काला सागर से जोड़ती है। चौथी है यहाँ पर बृहद झीलें, सेंट लॉरेंस समुद्री मार्ग। देखिए बृहद झीलों में 5 झीलें आ जाती हैं, सुपीरियर, ह्यूरन, मिशिगन, इरी और ओंटारियो। इन 5 झीलों के समूह को बृहद झीलें कहा जाता है, जो कि उत्तर अमेरिका महाद्वीप में पड़ती हैं। तो उत्तर अमेरिका की बृहद झीलें जिनमें सुपीरियर, ह्यूरन, मिशिगन, इरी और ओंटारियो शामिल हैं, सू नहर और वलेंड नहर के साथ जुड़ी हुई हैं
और आंतरिक जलमार्ग की सुविधा प्रदान करती हैं। देखिए जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये यहाँ पर लेक सुपीरियर है, इधर लेक मिशिगन है, ह्यूरन है यहाँ पर, फिर लेक इरी है, फिर लेक ओंटारियो है। तो ऐसे करके 5 झीलों का समूह है और इन 5 झीलों से यहाँ पर आगे निकल रही है सेंट लॉरेंस नदी। तो सेंट लॉरेंस नदी ओंटारियो झील को अटलांटिक महासागर के सेंट लॉरेंस की खाड़ी से जोड़ती है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ओंटारियो जो झील है, इसी ओंटारियो झील से यहाँ पर सेंट लॉरेंस नदी निकलती है और ये नदी जो है अंत में अपना जल जो है सेंट लॉरेंस की खाड़ी में गिराती है। इस मार्ग पर स्थित मुख्य पत्तन डुलुथ और बुफालो है, जो कि सभी आधुनिक समुद्री पत्तन की सुविधाओं से लैस हैं। इस नदी के द्वारा निर्मित द्वीप पर कनाडा का प्रसिद्ध शहर मॉन्ट्रियल स्थित है। यानी जो सेंट लॉरेंस नदी है, सेंट लॉरेंस नदी ने एक द्वीप का निर्माण किया है और उसी द्वीप पर मॉन्ट्रियल शहर बसाया गया है। यहाँ पे बताया गया कि विशाल सामुद्रिक जलयान जो हैं ये महाद्वीप के आंतरिक भाग में केवल मॉन्ट्रियल तक ही नौकायन करते हैं। इसका रीजन ये है कि आगे जाने पर जो नदी जो यहाँ पर झीलें वगैरह हैं तो वो प्रपात बनाती हैं। प्रपात बनाने की वजह से बड़े जो जलपोत हैं वो आगे तक नहीं जा सकते हैं। 5वां जलमार्ग है यहाँ पर मिसिसिपी जलमार्ग। देखिए मिसिसिपी उन्होयो जलमार्ग जो है ये संयुक्त राज्य अमेरिका के आंतरिक भागों को दक्षिण में मैक्सिको की खाड़ी के साथ जोड़ता है। देखिए एक बात यहाँ पर आपको ध्यान रखनी है, जो मिसिसिपी नदी है वो अपना जल मैक्सिको की खाड़ी में गिराती है। यह प्रश्न यूपीपीसीएस परीक्षा में पूछा भी गया है। लंबे स्टीमर जो है इस मार्ग के द्वारा मिनियापोलिस तक ही जा सकते हैं। परिवहन का अगला साधन वायु परिवहन है। वायु परिवहन परिवहन का तीव्रतम साधन है, हालांकि बहुत ज़्यादा महंगा भी है। इसके द्वारा मूल्यवान जहाजी भार अर्थात मूल्यवान कीमती सामान को तेजी के साथ पूरे विश्व में भेजा जा सकता है। कई बार ऐसे अगम्य क्षेत्र होते हैं जहाँ पर सड़कों से या रेल मार्गों के थ्रू जाना पॉसिबल नहीं है, वहाँ पर जाने के लिए यही एकमात्र साधन होता है। वायुयान जो है जमी हुई जो भूमि है उस पर भी उतर सकता है। तो उत्तरी कनाडा का जो स्थायी तुषार वाला प्रदेश है, वहाँ पर रहने वाले जो एस्किमो लोग हैं उन तक सामान पहुँचाने के लिए वायुयान का प्रयोग किया जाता है। वायुयानों के निर्माण और उनकी कार्यप्रणाली के लिए अत्यंत विकसित अवस्थापनात्मक सुविधाओं जैसे कि विमानशाला, भूमि पर उतारने, ईंधन और रखरखाव की सुविधाओं की आवश्यकता होती है। वर्तमान समय में विश्व में कोई भी स्थान 35 घंटे से अधिक दूरी पर नहीं है। यानी अगर वर्तमान में देखा जाए तो कोई दुनिया का कोई भी स्थान जो है वो वायुयान से 35 घंटे से अधिक दूरी पर नहीं है। अंतर महाद्वीपीय वायु मार्ग। देखिए पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, पश्चिमी यूरोप और दक्षिण पूर्वी एशिया में वायुमार्गों का सघन जाल पाया जाता है। विश्व के कुल वायुमार्गों का 60% भाग का प्रयोग जो है अकेला यूएसए ही करता है। न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस, एम्स्टर्डम और शिकागो जो है नोडी बिंदु हैं। नोडी बिंदु का मतलब ये है कि यहाँ से दुनिया के अन्य स्थानों के लिए फ्लाइटें चलती हैं और दुनिया के अन्य स्थानों से यहाँ के लिए फ्लाइटें उपलब्ध हैं। अफ्रीका, रूस का जो एशियाई भाग है और दक्षिण अमेरिका में वायु सेवाओं का अभाव है। यहाँ पर जो वायु सेवाएं जो उतनी ज़्यादा डेवलप हो नहीं पाई हैं। इसके अलावा दक्षिणी गोलार्ध में 10 डिग्री से लेकर 35 डिग्री अक्षांशों के बीच में यहाँ पर विरल जनसंख्या है, सीमित स्थलखंड है और आर्थिक विकास का अभाव है। इसी वजह से यहाँ पर सेवाएं जो हैं वो कम पाई जाती हैं। वायु सेवाएं यहाँ पर कम विकसित हुई हैं। अब है संचार। संचार का अर्थ होता है कि अपने विचारों, भावों, संदेशों और सूचनाओं को दूसरे व्यक्तियों तक प्रेषित करना। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आरंभ में संचार के साधन परिवहन से जुड़े हुए थे, लेकिन जैसे जैसे तकनीक का विकास हुआ संचार के साधन जो है समय के साथ परिवहन से मुक्त हो गए। यहाँ पर संचार की विधियाँ बताई गई हैं कि लंबी दूरियों के संचार हेतु मनुष्य ने अनेक विधियों का प्रयोग किया, जिनमें से टेलीग्राफ और टेलीफोन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण थे। यहाँ पे बताया गया कि आरंभिक और मध्य 20वीं शताब्दी के दौरान अमेरिकी टेलीग्राफ और टेलीफोन कंपनी का जो है यूएसए के अमेरिका के जो टेलीफोन उद्योग है उस पर एकाधिकार था। वास्तव में जो टेलीफोन है ये अमेरिका के नगरीकरण का एक क्रांतिक कारक बना। यानी अमेरिका में नगरीकरण को बढ़ावा देने में टेलीफोन की एक अहम भूमिका रही। उसके बाद विकासशील देशों में उपग्रहों द्वारा संभव बनाया गया सेलफोन का प्रयोग ग्रामीण संपर्क के लिए महत्वपूर्ण है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो टेलीफोन होते थे वो तार से चलते थे, उनके लिए वायरिंग बिछाई जाती थी। लेकिन समय के साथ साथ जैसे जैसे तकनीकी प्रगति होती गई सैटेलाइट कम्युनिकेशन आ गया और सैटेलाइट कम्युनिकेशन आने से जो बेतार फोन है यानी कि मोबाइल फोन है उनका चलन बढ़ता चला गया। 1990 के दशक में सूचनाओं के अंगीकरण के साथ दूरसंचार का धीरे धीरे कंप्यूटर के साथ विलय हो गया और परिणाम स्वरूप एक समन्वित नेटवर्क तैयार हुआ जिसे इंटरनेट के नाम से जाना जाता है। यानी 1990 के दशक में क्या हुआ, जो इंटरनेट है जो दूरसंचार है और जो कंप्यूटर है इसको एक साथ मर्ज कर दिया गया और एक इंक्लूसिव नेटवर्क तैयार किया गया जिसे इंटरनेट नाम दिया गया। अब यहाँ पर उपग्रह संचार के बारे में बताया गया है। उपग्रह में क्या होता है कि जो कृत्रिम उपग्रह हैं यानी मानव निर्मित उपग्रह जो होते हैं वो पृथ्वी की कक्षा में छोड़े जाते हैं, रॉकेट के जरिए पृथ्वी की कक्षा में पहुंचाए जाते हैं और वहां से उपग्रह के जरिए संचार स्थापित किया जाता है।
उपग्रह से संचार में फायदा ये होता है कि एक विस्तृत क्षेत्रफल पर हमें नेटवर्क वगैरह उपलब्ध हो पाते हैं, विस्तृत क्षेत्रफल पर हम लोगों को कवर कर पाते हैं। इसलिए उपग्रह संचार जो है किफायती भी है और ज़्यादा लोगों तक ही पहुंच भी जाता है। लेकिन 1970 के दशक में यूएसए और यूएसएसआर ने अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में कई सारे शोध किए हैं। तब से उपग्रह के माध्यम से होने वाले संचार ने संचार तकनीकी क्षेत्र में एक नवीन युग का प्रारंभ किया है। इस तकनीक के प्रयोग के द्वारा दूरी के संदर्भ में संचार में लगने वाले इकाई मूल्य और समय में होने वाली जो वृद्धि है इसको नियंत्रित कर लिया गया है। देखिए, मान लीजिए वायर है, जैसे टेलीफोन में था। टेलीफोन में क्या था, लंबी दूरी तक हमें तार बिछाने पड़ते थे, उसमें लागत भी बहुत आती थी और बहुत सारा क्षेत्र कवर भी नहीं हो पाता था, कुछ स्पेसिफिक स्थान ही कवर हो पाते थे। अब सैटेलाइट में गए, सैटेलाइट पृथ्वी की कक्षा में है, यहाँ से जो है तरंगें छोड़ी जा रही हैं, तो तरंगें जो पृथ्वी के बड़े भाग को कवर कर रही हैं, तो उस बड़े भाग में जो है हमें कम्युनिकेशन स्थापित करने में आसानी हो पा रही है। इसलिए यहाँ पर अब लिखा गया है कि इकाई मूल्य और समय में होने वाली वृद्धि को उसमें नियंत्रित कर लिया है। उपग्रह विकास के क्षेत्र में भारत ने आर्यभट्ट का 19 अप्रैल 1979 को, भास्कर 1 का 1979 में और रोहिणी का प्रक्षेपण 1980 में किया था। यानी भारत ने सबसे पहला अपने जो उपग्रह है वो 1979 में आर्यभट्ट को छोड़ा है, उसके बाद फिर भास्कर 1 को छोड़ा है। 18 जून 1981 को एप्पल यानी कि एरियन पैसेंजर पेलोड एक्सपेरिमेंट का प्रक्षेपण एरियन रॉकेट के द्वारा किया गया। भास्कर, चैलेंजर और इनसैट 1B ने लंबी दूरी के संचार यानी कि दूरदर्शन और रेडियो को अत्यधिक प्रभावी बना दिया। यहाँ पे भारत का जो सैटेलाइट प्रोग्राम है उसके बारे में बताया गया कि आरंभ में हमारे यहाँ सैटेलाइट कौन कौन से छोड़े गए थे और उनको छोड़ने का क्या क्या फायदा हुआ, कैसे कैसे हमारे यहाँ दूर संचार के क्षेत्र में और रेडियो के क्षेत्र में कैसे प्रगति हुई, उस प्रगति के बारे में बताया गया है। आगे है यहाँ पर साइबर स्पेस इंटरनेट। देखिए, साइबर स्पेस इंटरनेट जो है ये विद्युत द्वारा कंप्यूटरीकृत स्पेस का एक संचार है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, इंटरनेट ही है ये भेजने वाले और प्राप्त करने वाले के शारीरिक संचालन के बिना कंप्यूटर पर सूचनाओं के प्रेषण और प्राप्ति की विद्युतीय अंक की दुनिया है। इसे इंटरनेट के नाम से भी जाना जाता है। यानी यहाँ पर हमें इंटरनेट की दुनिया में हमें फिजिकली उपस्थित होने की जरूरत नहीं है। हम घर से बैठे बैठे इंटरनेट के माध्यम से कहीं भी दुनिया किसी भी कोने में संदेश प्रसारित कर सकते हैं और जो प्राप्त करता है उसको कहीं भी डाउनलोड भी कर सकता है। साइबर स्पेस जो है हर जगह विद्यमान है और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि वर्तमान समय में जो साइबर स्पेस के क्षेत्र में एक रिवॉल्यूशन हुआ है, तब से इसका विस्तार लगातार पूरी दुनिया में बढ़ता जा रहा है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।